नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। बहुत से विषय हैं, लेकिन एक मेरे हिसाब से जो एक बड़ा विषय है और उसका इमीडिएट तो उससे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म भारतीय राजनीति पे उसका असर ज़रूर पड़ेगा। और वो है, आज सुबह पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अब कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। हालांकि कहने को तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसी और से क्या मतलब, लेकिन कांग्रेस चूंकि देश की बीजेपी के बाद मैं बोलूँगा इस समय की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, सारी स्टेट में उसके कुछ ना कुछ संगठन है, 208 200 से ऊपर जगह पे वो सेकंड रही थी पिछले इलेक्शन में, और उसका एक ऑल इंडिया फुटप्रिंट है। तो एक नेशनल पार्टी के रूप में अगर ट्रू वो कहें तो दो ही पार्टीज ठीक से, कांग्रेस और बीजेपी, और कुछ हद तक आप कम्युनिस्ट पार्टी को भी कुछ स्टेट्स में मान सकते। कांग्रेस के लिए जो आने वाला समय है, और खास करके अगले 4-6 महीने, बल्कि 2022 फिर 23 फिर 24, मतलब एक तरह से इलेक्शन तक, लोकसभा इलेक्शन तक, उसके लिए डू और डाई है। कांग्रेस या तो ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी या कांग्रेस का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं जिससे आने वाले समय में कांग्रेस का क्या भविष्य होगा ये डिसाइड होगा। सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट का चुनाव। प्रेसिडेंट का चुनाव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये भी डिसाइड होने की बात है, जैसी संभावना है कि कोई नॉन गांधी इसका प्रेसिडेंट बनने की बात हो रही है। प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग लड़ें, उस पर मैं अभी चर्चा करके आपसे उस पर भी बात करेंगे। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव, क्योंकि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है उसके बाद वो पार्टी को किस दिशा में ले जाता है। लोग लाख गुलाम नबी आज़ाद कहते रहे वो पपेट प्रेसिडेंट होगा, वो फलाना होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर में क्या होता है कि एक पूरा एग्जीक्यूटिव होती है जो देश चला रही होती है, एक अमला होता है, सरकारी अमला जो देश चल रहा होता है। तो ऊपर जब मनमोहन सिंह साहब भी बैठे थे तो एक देश चलाने वाले लोग तो थे ना, लेकिन पार्टी में क्या होता है कि अगर पार्टी में जो प्रेसिडेंट है, कोई तो नीचे अमला तो नहीं जो पार्टी चला रहा है। तो ये बहुत कुछ उस पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टी को कैसे चलाए। अगर वो नहीं चलाएगा तो पार्टी अपने आप नहीं चलती है। तो ये फर्क है पार्टी प्रेसिडेंट का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए है, उस पर भी मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, वो है जो अभी कांग्रेस अपनी एक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सब पार्टीज को उसने इन्वाइट किया, उसने कहा है ये कोई पार्टी का वो नहीं है, तिरंगे के अंदर उसको इस यात्रा को करेंगे, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगले 5 महीने से 7 सितंबर को शुरू होकर 5 महीने तक यात्रा चलेगी। तो ये भी बहुत क्रूशियल है कांग्रेस के कई कारणों से, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा मुझे जो लगता है कि एक जो और बहुत अहम कारण है, इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव। हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 30 साल का सिलसिला है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो अभी बीजेपी की सरकार है, इस बार टर्न कांग्रेस का है, तो देखने वाली बात होगी। उसी तरह से गुजरात, अब गुजरात में और हिमाचल दोनों जगह, लेकिन गुजरात में ज़्यादा मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी ने सूरत के म्यूनिसिपल इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अभी एक उसको भी एक सीरियस कंटेंडर माना जा रहा है गुजरात। अब हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में इलेक्शन लड़ रही है और अगर मजबूती से लड़ रही है, तो ये भी ये देखने वाली बात होगी कि उसको जो वोट मिलते हैं वो बीजेपी के हिस्से के वोट ज़्यादा उनके पास आते हैं कि वो कांग्रेस के हिस्से के आते हैं, वो किसके वोट ज़्यादा काटती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर जैसे कुछ जगह वो स्ट्रांग है, कुछ जगह नहीं है, तो एक शंका जो भाई कई लोग कर रहे हैं, वहाँ पे एक हंग असेंबली की भी शंका से भी आप ये नहीं कर सकते कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है, उस पॉसिबिलिटी से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब पहले बात कर लें कांग्रेस प्रेसिडेंट की। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा हुआ है कि कम से कम कांग्रेस ने अपने प्रेसिडेंट के चुनाव करने का एक टाइम टेबल तो घोषित किया, और ये कांग्रेस में कोई अनहोनी बात नहीं है। इवन प्रेसिडेंट जिनके ऊपर ये लगता है परिवार की पार्टी है, परिवारवाद है, इत्यादि इत्यादि, 2001 में जब सोनिया गांधी जी जितेंद्र प्रसाद जी को, जो जितिन प्रसाद जी के पिताजी हैं थे, मतलब अब तो नहीं रहे, उनको हरा के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी। कांग्रेस में एक इलेक्शन हुआ था, वोट जितेंद्र प्रसाद जी को बहुत कम मिले थे, सोनिया गांधी जी बहुत कंफर्टेबली बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीती थी। उसके पहले भी एक बार का इलेक्शन हुआ था कांग्रेस में, मतलब इधर के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, 90 के बाद की, जब सीताराम केसरी जी ने शरद पवार और राजेश पायलट जी, जो ये 3 लोग कैंडिडेट थे, उसमें सीताराम केसरी जी ने जब इन दोनों लोगों को हराया था। तो कांग्रेस में एक तरह से इलेक्शन कोई अनहोनी बात नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ये मेरे हिसाब से ये एक स्वस्थ परंपरा है।
अब ये जरा मुझे बताइए, क्या किसी और राष्ट्रीय पार्टी में ये संभव है? कम्युनिस्ट पार्टी का मैं इसलिए कहता हूँ, उनका उनका वो एक दूसरे ढंग का विधान है, पॉलिट ब्यूरो होता है, उसमें कैसे कैसे। लेकिन जो आज बीजेपी अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, क्या बीजेपी में आप कभी सोच सकते हैं कि वहाँ बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो? भाई वहाँ तो जो तय कर देते हैं कुछ लोग, एक या दो लोग, नागपुर से तय हो जाता है कि इसको प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे चुनाव का कोई इस तरह से नहीं है। कहने को भले ही अपने को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लोकतांत्रिक रूप से अपनी पार्टी चलाने का दावा करते रहें, लेकिन ऑन ग्राउंड लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो भाई चुनाव की ही होती है। अब एक चीज़ और है कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े बहुत ज़्यादा इस समय हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़े हैं और लोग भी कुछ छोड़ने की बात चल रही है। और ऐसा भी है कि जो सो कॉल्ड G23 जो असंतुष्टों का गुट बोला जा रहा है, वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करे। ये सब स्वस्थ बात है, सबको, मतलब जो भी कांग्रेस में उसके लिए एलिजिबल है उसको खड़े होकर इसका इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मुझे इसमें नहीं लगता है कि इसमें कोई कहीं से भी कोई खराब बात है। लोकतंत्र में सबको इलेक्शन लड़ना है, तो एक तो ये अच्छी बात हो रही है। दूसरा, कांग्रेस एक कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। अब उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर लेते फिर भारत जोड़ो यात्रा करते। तो ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले सवाल हैं, क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा ये ठीक से कर लेते हैं तो इट विल अमाउंट टू कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी, क्योंकि जो कांग्रेस, जो लोग कह रहे हैं फ्रेगमेंट हो रही है, इम्प्लोड हो रही है, अलग अलग उसकी बात हो रही है, वो अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लगेंगी कांग्रेस के लिए। अब इसमें कांग्रेस का क्यों फायदा है, ये जरा थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 1930 में जो हम लोग जब इस तरह की पद यात्रा और इस तरह के मार्च की बात करते हैं, तो जो जहन में एक सबसे बड़ा आता है वो दांडी मार्च आता है। 1930 में बापू ने उसको 12 मार्च से 6 अप्रैल तक किया था। वो एक सबके जहन में है कि कैसे उसमें, और उसमें नमक तोड़ो आंदोलन की बात हुई। फिर आपको एक आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी पदयात्रा, भूदान में विनोबा भावे करते थे, लेकिन पदयात्रा इस तरह की नहीं, एक बड़ी पदयात्रा 1983 में जब इंदिरा गांधी जी अपने बिल्कुल चरम उस पे थी, पराकाष्ठा ऑफ पॉपुलैरिटी में प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय चंद्रशेखर जी जो मतलब जनता पार्टी 80 का चुनाव बुरी तरह से हार गई थी, सरकार इंदिरा गांधी की थी, तब चंद्रशेखर जी ने डिसाइड किया था भारत जोड़ो यात्रा, जो 6 जनवरी 1983 में कन्याकुमारी से शुरू की थी। करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, कन्याकुमारी टू दिल्ली। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, लोगों से जुड़ने की बात थी, लोगों को समझने की बात थी। और ये कोई माने चाहे नहीं माने, जब इतनी लंबी पद यात्राएं चलती हैं तो लोग समझते हैं, लोग जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं आपको रूबरू होती हैं। आप जैसे वही बात हो गई ना, आज बहुत से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोग, बहुत से केंद्रीय मंत्री लोग, प्राइम मिनिस्टर लोग, ये लोग सड़क से नहीं चलते हैं, ये लोग ऊपर से आते हैं हेलीकॉप्टर से, क्या पता नीचे सड़क अच्छी है कि बुरी है। लेकिन जब आप पैदल चलने लगते हैं तो आपको लोकल समस्याएं ये भी समझ में कुछ कुछ आने लगता है। अब वो करीब 4000 किलोमीटर की थी और 4 महीने में पूरा किया था, तो थोड़ा इससे ज़्यादा फास्टर पेस पे थी चंद्रशेखर जी की पदयात्रा। अब ये 2022 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम इसको करेंगे। ये इन्होंने अपने पार्टी के बैनर पे नहीं कर रहे हैं, तिरंगे के अंडर कर रहे हैं। अपनी पार्टी का निशान भी कहीं डिस्प्ले नहीं होगा। सारी पार्टी, विपक्ष की सारी पार्टियाँ जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, उनको न्योता दिया है कि भाई आप हमारे साथ इसमें जुड़िए। सारे सिविल सोसाइटी के लोगों को कहा है कि इसमें आप हमें जुड़िए, क्योंकि अब एक इसमें जो सबसे बड़ा बात जो मुझे लग रहा है कि आम आदमी को शायद एक मौका है जब राहुल गांधी आम आदमी से फिर रूबरू होके अपनी बात, अपना दोनों तरफ से वो अपनी बात कह पाएंगे, उधर के बात समझ पाएंगे। और जो एक इवेंट मैनेजमेंट जो बीजेपी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, कि इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, ये इवेंट वो इवेंट ही चलता रहता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उन सारे इवेंट को, जितने भी इवेंट अभी तक होते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स, उनके ऊपर ये भारी पड़ेगी। मतलब होता नहीं वो 100 सुनार की एक लोहार की, कुछ उस तरह की बात मुझे इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भी एक उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो बड़ा इफ है।
पूरे 5 महीने तक चले, पूरे समय राहुल गांधी जी भी चलते रहे हैं, लोगों का उसमें मुझे नहीं कोई दिक्कत होती है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग आकर्षित होंगे। लोग आज कोई किसी के लिए नहीं बोल रहा, आप कहीं आप ऐसी चौराहे पे चले जाइए, महंगाई की बात करने लगे 10 लोग ऐसे ही जुड़ जाएंगे आपके पास। तो ये तो अगर आपकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसकी सफलता में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड वो पूरा इस 5 महीने तक चलते रहे। अब आखिरी बात और अंतिम बात, मैं जो चुनाव की बात मैं कह रहा था, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के साथ साथ एक दो ऐसी जगह की, और वो मैं इसलिए लास्ट में बोल रहा हूं कि कांग्रेस की जब मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की यहीं से तय होगा कि कांग्रेस अब इस देश में कितनी रेलेवेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी रेलेवेंट रहेगी। क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय 2 प्रदेश ही ऐसे हैं जहां पे उसकी अपनी सरकार है, जहां उसकी बहुमत की सरकार है, कोई यूपीए की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दोनों के विधानसभा इलेक्शंस 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले हैं। दोनों जगह कद्दावर लोग बैठे हुए हैं, एक जगह अशोक गहलोत साहब हैं और एक जगह बघेल साहब हैं। दोनों को ये माना जाता है कि दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, दोनों का लोगों से कनेक्ट ठीक है, जनता को समझते हैं, जनता बाय एंड लार्ज वहाँ की कोई ऐसी उनके अगेंस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो इन दोनों जगह भी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होने जा रहा है कि क्या ये फिर से अपने मतलब चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं विधानसभा का, वो एक बड़ी बात होगी। हालांकि बीच में एक बात ये भी हो रही है कि अशोक गहलोत साहब अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको एक ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, फिर राजस्थान का क्या होगा इलेक्शन की दृष्टि से, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अगले 5-6 महीने निहायती अहम, और अगर कांग्रेस कितनी रेलेवेंट रहती है, कितनी नहीं रहती है, कितनी ताकतवर रहती है, कितनी वीक होती है, वो बहुत कुछ हमारे देश की राजनीति को भी एक दिशा भी देगा और ये भी बताएगा कि हमारी राजनीति या हमारा लोकतंत्र, हम राजनीति गलत टर्म है, हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा या जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।